हेलो गाइज, वेलकम टू CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज मैं आपके सामने लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। ये आखिरी चैप्टर है CUT UG के लिए। तो इसका चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ये 7th चैप्टर है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकंड बुक का। तो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस पहली किताब है और दूसरी किताब है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसका लास्ट चैप्टर में आज हम हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। लेट्स गो इनटू इट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ये चैप्टर में हम कौन से चीज़ें देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद उसमें कासेस क्या है, क्यों ये ग्लोबलाइजेशन हुआ वो देखेंगे, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट्स क्या हो रहा है दुनिया भर में वो देखेंगे, और इसका इम्पैक्ट, और इसमें इंडिया कैसा रोल प्ले कर रहा है या उसमें वहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो रही है वो देखेंगे, और दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और अगेंस्ट में क्या हो रहा है, स्पेशली इन इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसा ग्लोबलाइजेशन को टैकल कर रही है, उसके फेवर में अगेंस्ट में क्या बात कर रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो इनटू इट। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने में एक 3 एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। नंबर 1, ए वर्किंग एट ए कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में नौकरी, आप जानते हैं कॉल सेंटर में क्या होता है। कॉल सेंटर में बेसिकली एक इंडियन जाके एम्प्लॉय होता है, उसकी कंपनी कोई US में या यूरोप में रहती है और उनके लिए फ़ोन करता है, वो कंपनी के लिए काम करता है ऐसे, और वहाँ को वो लिंक बना के देता है, बेसिकली उसमें वो कमाता है। ठीक है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक मिसाल है। ग्लोबलाइजेशन होने से ही ये कॉल सेंटर पॉसिबल था। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आप कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, आपको चाइनीज़ बाईसाइकिल मिल जाती है, या बच्चे के लिए कोई टॉय खरीदना चाहते हैं तो आपको बार्बी डॉल मिल जाती है जो US में मेड है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का मिसाल है, एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन होने से ही ये पॉसिबल है। और तीसरी चीज़ एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन वुमेन गोइंग टू वर्क। ठीक है, कंपनीज में जाके, बड़े बड़े कंपनीज में, MNCs में वुमेन जाके काम करना, ये भी एक एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का है। बिकॉज पहले ऐसा था हमारा सोसाइटी में कि वैल्यूज़ ऐसे थे कि लेडीज़ काम को नहीं जाना है, सिर्फ घर पे रहना है। तो आज ऐसा नहीं है कि वुमेन भी काम करने के लिए जाते हैं। तो ये 3 मिसालें जो मैं बोला, ये 3 भी ग्लोबलाइजेशन का इम्कानात है, इफेक्ट्स हैं। एक ऐसा एस्पेक्ट हम देखेंगे कि पहले वर्किंग ऑफ द कॉल सेंटर में जो नौकरी है, इसे हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है, पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। आज सर्विसेज जो हैं, गुड्स एंड सर्विस जो बोलते हैं ना, तो उसमें जो सर्विसेज आज सिर्फ एक देश के अंदर महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए ये काम है। यानी कि कोई एक सर्विस कोई देश का बाहर दूसरे देश से भी कोई काम करके दे सकता है। तो कॉल सेंटर में काम करके कोई लिंक कैंडिडेट को पकड़ना है आपको, तो ये लिंक जो बनाते हैं और बहुत सारे चीज़ों को, कमोडिटीज़ को बेचा जाता है, ये सब सर्विसेज है बेसिकली। तो ये आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, इसका एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट है। नंबर 2 जो बोला था मैं कि चाइनीज़ बाईसाइकिल खरीदना या US की बार्बी डॉल खरीदना, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ जो है वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है कि कमोडिटीज़ जो हैं आज एक ही कंट्री में नहीं है, एक जगह बनती है और दुनिया भर में वो स्प्रेड होती है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है। तीसरी जो चीज़ है, वुमेन, वर्किंग वुमेन, फर्स्ट जनरेशन वर्किंग वुमेन की मिसाल मैंने दिया था। ये भी इसलिए भी हो रहा है कि ये एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है। देखिए, वैल्यूज़ जो एक देश की होती है कि वुमेन नहीं काम करना वगैरह, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो दुनिया भर का वो वैल्यूज़ का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो देश में भी ये सोच बदलती है कि नहीं, वुमेन को भी काम कर सकती है, काम करने जाना है। तो ये सब चीज़ें, ये 3 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इसका और इन डेप्थ समझेंगे हम। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिए। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली अगर किसी से पूछ लिया जाए तो ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे या सिर्फ वो इकोनॉमी के ऊपर बेस करके ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, ये सब चीज़ें गलत है। हम इस चैप्टर में आपको कम्प्लीटली 2 साइड्स भी दिखाएंगे, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेरिट्स को भी दिखाएंगे, डीमेरिट्स को भी दिखाएंगे। और ऐसा ही ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, ये सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का, तो फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड।
ठीक है। अब इंडिया में अगर देखेंगे तो फार्मर्स सुसाइड तो चल रहा है। इसका एक वजह यह भी है कि सीड्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली में, एक्सपेंसिव में मिलते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज इसे बेचती हैं और खर्च हो जाता है ज़्यादा किसान के ऊपर, फाइनली वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। और एक मिसाल अगर आप ले लीजिए तो इंडियन कंपनी एक यूरोप की कंपनी को बेच कर ये लेती है, खरीदती है। तो पहले ग्लोबलाइजेशन से पहले ऐसा नहीं था। तो बेसिकली एक मिक्स, एक क्लोज्ड इकोनॉमी होता था, पूरा एक देश के अंदर ही कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। तो इसमें एक इंडियन कंपनी फॉरेन की एक कंपनी को खरीद रही है इन स्पाइट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय द करंट ओनर्स। ठीक है, अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो इनको भी वो झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इसके खिलाफ बात करते हैं, बट स्टिल एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को खरीदती है। ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। तीसरा है कि रिटेल शॉपकीपर्स के बीच में एक ज़्यादा डर है इंडिया में कि वॉलमार्ट ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, रिटेल शोरूम्स, वो अगर इंडिया में आ जाएं तो हमारा क्या होगा। तो रिटेल ऐसे कभी भी वो डर रहता है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर वो चेन स्टोर्स ओपन कर ले तो हमारे गांव में जो छोटे छोटे जो सालों से 40-50 साल से भी अपने दुकानें चला के एक बड़ा एक नाम क्रिएट करके जो ब्रांड का रखे हैं, इन लोगों का क्या होगा अगर फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में रिटेल शोरूम्स ओपन कर लेंगे तो ये एक है। तो आज ऐसा हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जो इंडिया में आके अपने ओन वो शोरूम्स ओपन करने के बाद इसका असर बिजनेसेस में पड़ा है और सालों से जो दुकानें शॉप्स चलते थे उनका कंपनीज उनके इस पर असर पड़ा तो सही। ठीक है। और एक चीज़ अगर हम एक मिसाल के तौर पर देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका एस्पेक्ट हुआ है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई से ओके तो बॉलीवुड से कोई खानू ये बनाता है तो स्टोरी तो उसे बोला जाता कि इसकी स्टोरी जो है ना हॉलीवुड से ली गई है। ओके, तो बेसिकली ऐसा उसके ऊपर इल्ज़ाम रखता है। ये भी पॉसिबल है। ठीक है। और इसके बाद अगर मिलिटेंट ग्रुप की एक मिसाल ले लें तो वुमेन जीन्स पहनना या उनके कपड़ों के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं और बेसिकली अटैक करने का भी ये होता है। स्टेटमेंट देते हैं कि हम अगर ऐसा कपड़े पहन के आएंगे तो उनको हम अटैक करेंगे, या वैलेंटाइंस डे कोई सेलिब्रेट करता है तो उनको हम अटैक करेंगे वगैरह, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट हम देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। समाज में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं बल्कि नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। अब चलिए कॉन्सेप्चुअली समझते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन डील्स विथ फ्लोस। ये वर्ड याद रख लीजिए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा गया तो ये फंडामेंटली डील्स विथ फ्लोस। ओके, कौन सी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं जो फ्लोज होते हैं। नंबर 1 है आइडिया, नंबर 2 है कैपिटल, नंबर 3 है कमोडिटी, नंबर 4 है पीपल। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ओके, फ्लो ऑफ 4 काइंड्स। ओके, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी, पीपल। आइडियाज आप जानते हैं कि नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फ्लो होना, ये भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं पैसा। ओके, जो इन्वेस्टमेंट के लिए ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये कैपिटल है, ये भी फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन में। तीसरा है कमोडिटी। जो चीज़ें हैं बेचने के, वो एक जगह से बहुत सारे जगहों पे बिकने के लिए जाते हैं दुनिया भर में, ये कमोडिटी है। और चौथी चीज़ है पीपल। लोग ग्लोबलाइजेशन में दुनिया भर में जाके काम करते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही दुनिया भर में जाके काम करते हैं, स्पेशली यूएस में, यूरोप में वगैरह आईटी सेक्टर में इतने सारे लोग जो काम करते हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक मिसाल है। ठीक है। तो द क्रूशियल एलिमेंट इज दैट द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फ्लोस। तो अब इसका क्रूशियल पार्ट ये है कि ये 4 फ्लोस जाके ऐसा ही खड़े नहीं है, इट इज़ नॉट स्टैग्नेंट, बल्कि ये क्रिएट भी किया गया, सस्टेन भी किया गया, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। सपोज ये चारों में से कुछ एक वक्त में होके उसके बाद ख़त्म हो गया तो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कैसा है बोले तो ये 4 फ्लोस भी कंटिन्यूस हैं कंट्रीज़ के बीच में। आइडियाज़ फ्लो होते हैं, कैपिटल फ्लो हो रहा है, कमोडिटीज़ फ्लो हो रहे हैं और लोग भी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये सस्टेन मॉडल है, इसे क्रिएट भी किया गया, सस्टेन भी किया गया। तो ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में हो गया है, तो दुनिया सब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है।
चलिए ये इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। जी ग्लोबलाइजेशन को जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, ये सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से नहीं देखना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक के एंगल में देखते हैं, बट इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। आपके CUT UG के लिए ये सवाल आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक 3-4 स्टेटमेंट्स आपको देख के पूछ सकता है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट बहुत सही है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आता है और कल्चरल मैनिफेस्टो भी आता है। तीनों चीज़ें आती हैं ग्लोबलाइजेशन में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। और सिर्फ इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी देखना, प्योरली इकोनॉमिक देखना या प्योरली कल्चरल देखना सही बात नहीं है, वो गलत तस्वुर है। और अगर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी अगर देखेंगे तो ये वास्टली अनइवन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, ग्लोबलाइजेशन से ऐसा नहीं हुआ कि सब देश तरक्की हुए हैं या बहुत सारे देश उनके गुर्बत आ गई या पॉवर्टी ज़्यादा हो गई, बल्कि अगर देखेंगे इसका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये वास्टली अनइवन है, इवन नहीं है, अनइवन है। यानी कि चंद देशों को बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ है, चंद देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर नुकसान और नफ़ा एक मॉडरेटली उनको हुआ है, ठीक है। और ऐसा ही अगर ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो इट अफेक्ट्स सम सोसाइटीज़ मोर देन अदर्स। जो बहुत क्लोज्ड सोसाइटीज़ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर यानी कि इकोनॉमी को भी क्लोज रखा गया, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर थोड़ा ओपन था वहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो ऐसा में सब सोसाइटीज़ को ग्लोबलाइजेशन से इक्वली अफेक्ट नहीं हुआ है। इट अफेक्ट सम सोसाइटीज़ मोर देन अदर्स, ये भी याद रखना है हमको। और सम पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज मोर देन अदर्स। और सोसाइटी में कोई एक एंगल में, एक चीज़ में ज़्यादा इफेक्ट होता है और दूसरी चीज़ में नहीं होता। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ड्राइंग जनरल कंक्लूशंस। अब ये भी एक गलत चीज़ जो करते हैं लोग, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन में एक जनरल कंक्लूशन बनाते हैं जो गलत है, ठीक है। जनरल कंक्लूशन हम ग्लोबलाइजेशन में नहीं बना सकते विदाउट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ था इसके ऊपर ही हम उसे आंसर दे सकते हैं। हम जनरलाइज नहीं कर सकते ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट को। अब चलते हैं कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अच्छा, ये जो मैं बोला था 4 फ्लोज बोला था, क्या क्या थे वो 4 फ्लोज? एक था आपका आइडिया, दूसरा था आपका कैपिटल, तीसरा था कमोडिटी और चौथा पीपल। ये क्या 4 फ्लोज हिस्टोरिकली अगर देखें तो सिर्फ ये रिसेंटली हुए क्या? अगर हम ऐसा देखेंगे तो ऐसा नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकली अगर देखेंगे ये चारों चीज़ें फ्लो होती रही है, ठीक है। 4 फ्लोज हैव बीन टेकिंग प्लेस ह्यूमन इसमें। तो ग्लोबलाइजेशन ये जो 20th सेंचुरी के लॉस में जिसे बोला जाता है, इसमें इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हुआ था, बिकॉज इंटरनेट आ गया था लोगों के बीच में यूसेज के लिए, और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो इसलिए वो जो 20th सेंचुरी का लास्ट 1990s के बाद हम वो डिकेड को ग्लोबलाइजेशन शुरू होने का मानते हैं। लेकिन ये जो फ्लोस है, ये 4 फ्लोस पहले से भी होते आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट पहले से भी होता था, जैसा कि मैंने बोला आखिरी के 20th सेंचुरी के लास्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगा, इसलिए वो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है वो है टेक्नोलॉजी। अगर मिसाल के तौर पर देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस आया, वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, बेसिकली न्यूज़ छापना, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन जाना बहुत आसान हो गया, बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह आने का, तो वो भी एक रोल प्ले किया। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, ये टेक्नोलॉजी में जैसा कि कंप्यूटर्स आ गए और इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो गई, तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फ्लो ऑफ आइडियाज़, कनेक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसा ही क्या हो गया कि कैपिटल भी फ्लो होना, बैंकिंग सेक्टर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, तो इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये 4 फ्लोज पहले से भी होते आ रहे हैं ज़माने से, लेकिन ग्लोबलाइजेशन एरा में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है और इसने बहुत बड़ा चेंज किया है। इट हैज़ मेड पॉसिबल लार्जली बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस
और पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज। ये बहुत अहम चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ यूरोप में लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट हुआ है। इंटरकनेक्शन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। आज कोई भी मेजर इवेंट, अगर इकोनॉमिक इवेंट अगर ठान लें, कहीं पर कोलैप्स हो रहा है बैंकिंग सिस्टम, ओके, यूरोप में कुछ हो रहा है, जर्मनी में कुछ हुआ, या यूएस में कुछ हो गया, तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट जो है हर एक देश के मार्केट में भी होता है। तो इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुका है। ऐसा ही बर्ड फ्लू कहीं पर आता है या सुनामी आता है, तो इस सब से पूरी दुनिया में इसका कोई ना कोई असर होता ही है। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब चलेंगे हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट सॉवरेनिटी की सवाल होता है। व्हाट इज सॉवरेनिटी? हम ऑलरेडी देख चुके हैं सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, आपके 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड बुक्स में आए होंगे। सॉवरेनिटी इज नथिंग बट, व्हाट इज सॉवरेनिटी? इज अ सुप्रीम पावर टू मेक लॉ। ठीक है, सॉवरेनिटी ऐसी है कि इट इज़ अ सोल ऑफ द स्टेट, वेरी सोल ऑफ द स्टेट। अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो स्टेट नहीं है। एक इंसान के लिए जैसा जान जरूरी है, ऐसा सॉवरेनिटी जरूरी है। वो एक सुप्रीम पावर है जिससे देश चल सकता है और बाहर का देश अटैक नहीं कर सकता। वो अपने आप को डिफेंड करने का पावर है, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से बड़ा इम्पैक्ट यह हुआ है कि स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइज होते वक्त स्टेट का जो सॉवरेनिटी, ये पावर कम हो जाता, तो ऐसी इसके ऊपर एक चर्चा होती है। द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू, ये आज मसला हो गया है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड हैं। तो इकोनॉमी में कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई डिसीजन लेता है तो वो देश के अंदर अफेक्ट हो जाता। ओके, इलेक्शंस में कुछ असर होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन से ये बोला जाता है कि स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठता है। द वर्ल्ड जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, ओके, तो बच्चा जो पैदा होता है वो उसकी झोली से लेके उसकी ग्रेवयार्ड तक जो स्टेट मदद करता है उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। हम 1947 के बाद इंडिया वेलफेयर स्टेट ही बना था। ठीक है, हम इसके पहले पोलिस स्टेट था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यूएस, ये जो हमारी उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मेन फोकस करती थी और वेलफेयर एक्टिविटी इतना कुछ नहीं करती थी। लेकिन वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि कंप्लीट इंसान के लाइफ में काम करेगी। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया है, वेलफेयर स्टेट आज मिनिमलिस्ट स्टेट बन रहा है। तो एक सवाल आपको सीयूटी में पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टेट कैसा है? क्या वो पोलिस स्टेट है, क्या वो वेलफेयर स्टेट है, क्या वो मिनिमलिस्ट स्टेट है? ऐसा आपको ऑप्शंस पूछा जा सकता है। सही आंसर है वो मिनिमलिस्ट स्टेट बनते जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से ये हो रहा है कि अपने सर्विसेज फॉरेन के कंट्रीज को दे दिया जा रहा है। ठीक है, और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। ऐसा ही हम देख सकते हैं कि आपके सब्सिडी कम हो रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी जो आता था, पेट्रोल में सब्सिडी जो आता था, ये सब चीज़ें कम हो गए हैं। और इसका मेन रीज़न इसीलिए हम इसे मिनिमलिस्ट स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो आज कोर फंक्शंस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का ये काम करते हुए और वेलफेयर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, ये मिनिमलिस्ट स्टेट बनते जा रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबलाइजेशन का। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एंट्री एंड इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज आके यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट्स टू टेक डिसीजंस, देखिए सरकार अपने डिसीजन नहीं ले पा रही है, मल्टीनेशनल कंपनी जो बोलेगी उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, मल्टीनेशनल पर जैसा कि गूगल है, अमेज़न है, ओके, और कार के ये आप देख लीजिए, टेस्ला है, हुंडई है, तो ऐसे बहुत सारे ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में आते हैं, उनके खिलाफ ऐसा ही बड़ा कुछ डिसीजन हम ले नहीं सकते। तो ये जो स्टेट की सॉवरेनिटी में ये एक इफेक्ट डालता है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डस नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, ये दूसरी एंगल में ये भी बोला जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से स्टेट कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। क्या है रीज़न? उसके लिए क्या ये बोला जाता है बेसिकली कि देखो आज भी ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी स्टेट्स के बीच में जेलसी, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा ही है, तो इससे कुछ पावर वगैरह कुछ कम नहीं हुई, ये एक मिसाल दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट आज पावरफुल हो गया है टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों का डेटा स्टेट रखी है। तो बेसिकली इससे
पुराने ज़माने से भी आज स्टेट बहुत पावरफुल हो गई। जिसके मिसाल के तौर पर आधार है इंडिया में, तो ऐसा दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में सिटीजन्स का डेटा जो है स्टेट कलेक्ट कर रहा है, तो इससे वो पावरफुली है। तो ग्लोबलाइज्ड एरा में भी स्टेट कमज़ोर नहीं पड़ा करके ये एक एंगल भी बोला जाता। तो दिस साइड ये बोला गया कि स्टेट का कैपेसिटी कम हो रहा है, और यहाँ पर दो मिसालें बोली गई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट पावरफुल ही है। आज बेसिकली ज़माने के लायक स्टेट अपने आप को पावरफुल बना लिया है, जैसा कि लोगों का डेटा वगैरह कलेक्ट करके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके करा है। तो ये दो एंगल्स मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं, IMF, WTO वगैरह, इसका रोल बहुत बड़ा होता है। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, एनवायरनमेंट में वगैरह ये लोग कैसा रोल प्ले करते हैं, और इनका मेन डिसीजंस जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के या ग्लोबल नॉर्थ के फेवर में जाता है। ऐसा ही WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब डिटरमिनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करते हैं। और इसमें बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी हैं। यहाँ पर मेन ये देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स है, किसको कितना मिला, हु गेट्स द मोस्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन एंड हु गेट्स लेस, ओके, इंडीड हु लॉसेस फ्रॉम इट, ओके, ये मेन सवाल है। किसको ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, और किसको जो पहले से था वो भी जा रहा है, ये देखने की बात है। आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बेसिकली मिनरल्स वगैरह बेच के जो पहले था उससे और कमज़ोर हो रहे हैं वो। और इंटरेस्ट बेस्ड IMF वगैरह जो कर्ज लेते हैं, इंटरेस्ट इतना पे करते हैं कि आज बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ वो अपना लोन जो है वर्ल्ड बैंक से जो लिया, IMF से जो लिया, उसे वापस फेड ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा हज़ारों करोड़ डॉलर हो गया है। तो बेसिकली पहले थे उससे हालात बुरा हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। डेवलप्ड कंट्रीज़ या ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है उनको, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, ऐसा है। बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, दो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को पहले से भी हालत बुरी हुई है उनकी, हम ये देख सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इसीलिए बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है और सिर्फ नेगेटिव, ऐसा दो एंगल हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं बोल सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो द रेस्ट्रिक्शंस आज क्या हो गया, डिफरेंट कंट्रीज जो क्या करते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर ये करना, ये सब रिड्यूस कर दिया, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के। आज देखिए इंडिया भी पहले अपने मार्केट को क्लोज रखा था, आज इट इज़ अ ओपन ओके इकोनॉमी है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। आज फॉरेन के गुड्स इंडिया में बिकते हैं, चाइना से इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि स्टेट ने अपने इंपोर्ट करने का ये चीज़ों को रिड्यूस किया है, और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल ये भी रिड्यूस हो गया है। आराम से फॉरेन एड, फॉरेन दूसरे बैंकों से कर्ज लेना, कैपिटल मिलना, ये सभी क्रेडिट मिलना आसान हो चुका है। तो इन्वेस्ट अब इससे ये हुआ है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में कि रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज ऑफ देयर ओन चॉइस, ओके। तो जो चॉइस है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में मार्केट अच्छा डेवलप हो सकता है बोले तो वहाँ पर जाके पैसा इन्वेस्ट करना, जैसा कि US के लोग, यूरोप के लोग, ओके, ऐसे डेवलप्ड जो ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ के हैं वो आके इंडिया में, चाइना में, ओके, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, ऐसा ग्रोइंग इकोनॉमीज में जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस था। पहले ऐसा नहीं था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं था, ये कॉन्सेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही नहीं था पहले इंडिया जैसे कंट्रीज़ में। तो फॉरेन का पैसा कैसा आता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के बाद मार्केट इज़ ओपन और फॉरेन के लोग भी आके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है आइडियाज़ के जगहों पे भी। अब तो आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दुनिया भर के लोग इंटरैक्ट करते हैं और आइडियाज़ ईजिली फ्लो होते हैं। तो ये चार चीज़ों में, चार फ्लो में मैं बोला हूँ आपको। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल भी ये हो रहा है और आइडियाज़ भी मूव हो रहा है, ठीक है, कमोडिटीज़ भी मूव हो रही है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में देखिए, नॉट लेट टू सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चार फ्लोस में एक फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, ठीक है। कैपिटल हुआ है, कमोडिटी हुआ है, आइडिया हुआ है, लेकिन लोगों का ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर लोगों को ज़्यादा ले लेते
तो वहाँ के जॉब्स चले जाते, तो ये मसला है। तो इसीलिए ऑफकोर्स आज की दुनिया में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं, पाबंदियाँ होती हैं, जिसमें जाके वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज में काम नहीं आसान से नहीं कर सकते। वहाँ पर वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस डाल के ही वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलाउ करेंगे तो वहाँ के लोगों का जॉब चले जाएगा, तो इसलिए ऐसा किया गया। ये एक सवाल आ सकता है, 4 फ्लोस में ग्लोबलाइजेशन में कौन सा फ्लो कम है? क्या आइडिया का फ्लो कम है, क्या कैपिटल का फ्लो कम है, क्या कमोडिटी का फ्लो कम है, या लोगों का फ्लो कम है? ये 4 अगर ऑप्शंस आते हैं तो आंसर क्या है? लोगों का फ्लो कम हुआ है ग्लोबलाइजेशन में। जितना दूसरे फ्लोज हुए हैं उतना फ्लो लोगों का नहीं हुआ है। ओके। और इकोनॉमिक पॉलिसी से जनरेटेड वेरिड डिफरेंट वास्टली डिफरेंट आउटकम्स डिफरेंट कंट्रीज में ये बनाया है ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में देखेंगे तो ये जो लोग रहते हैं समाजी इंसाफ की बात करने वाले, सोशल जस्टिस के, तो ये इसके खिलाफ ये कहते हैं कि स्टेट क्या करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि गरीबों को जो मिलेगा वो चले जाएगा। अगर अपने पावर्स को कम कर दे, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास वगैरह चले जाएगा पावर्स, और स्टेट वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट से मिनिमली स्टेट में जब बदल जाता है तो कौन अफेक्ट होगा उससे? तो बेसिकली पुअर पीपल विल गेट अफेक्टेड। तो इसलिए ये सोशल जस्टिस के प्रोपोनेंट्स इसके खिलाफ बात करते हैं और इसे रोकने की कहते हैं, बिकॉज इट वुड लीड टू द इकोनॉमिक रूइन फॉर द वीकर कंट्रीज। तो जो पुअर कंट्रीज हैं, कंट्री के अंदर सोसाइटीज में जो पुअर हैं उनको अफेक्ट करेगा, दुनिया भर में जो वीकर कंट्रीज हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पॉजिटिव साइड ये कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन का कि ये ग्रेटर ट्रेड अगर दुनिया भर में देशों के बीच में होता है तो अच्छा है। तो इससे ये होगा कि जो बेहतर ट्रेड कर सकता है वो देश वो आइटम को वो ज़्यादा वो ट्रेड करेगा। बेसिकली अलोज ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट। ओके, अगर कोई कंट्री है वो आईटी सेक्टर में अच्छा कर सकती है तो उसमें वो बूम होगा, कोई ऑयल को कर रहा है तो उसमें बूम होगा, कोई दूसरा सर्विस कर रहा है तो उसमें वो बूम हो सकता है। तो ऐसा ये पूरे दुनिया के लिए अच्छा होगा। ये एक पॉजिटिव एंगल है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में। तो हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस में भी नेगेटिव पॉजिटिव देखें हम, ऐसा ही इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में भी बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे और इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बोला जाता है कि दुनिया के लिए बेहतर होगा अगर सब देश अपना बेस्ट करें तो। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप समझिए कि ये हमारे घरों को अफेक्ट करता है। ये हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं और क्या सोचते हैं, यहाँ तक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। हम क्या सोच रहे हैं तो इसके ऊपर भी असर होता है ग्लोबलाइजेशन का। कैसा? ऑफकोर्स आप जो देखते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप यूट्यूब में जो देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में जो बहस होती है, ऐसा ही आप भी सोचना रखते हैं। तो बेसिकली इसका एक कल्चरल कॉन्सिक्वेंस भी है। ठीक है। तो हमारे प्रेफरेंसेस क्या होंगे, ये भी हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा, ये भी ग्लोबलाइजेशन ही डिसाइड करता है। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है सब चीज़ें। तो कल्चरल इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन लीड टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोसेस अ थ्रेट टू द कल्चर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में कितने कल्चर्स हैं उसको एक थ्रेट जैसा देखा जाता है। एक कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों ऐसा है? बिकॉज एक यूनिफॉर्म, एक राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है वो। ठीक है। अक्सर यह होता है कि जो डोमिनेंट इकोनॉमी है, ओके, जहाँ से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट वगैरह होता है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा भी एक्सपोर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये एक इट इज़ नॉट एन एमरजेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। ठीक है। अगर ऐसा होता तो सब देश उसके फेवर में रहते, चलो भाई सब देश का कुछ मिलावट मिला के एक कल्चर बना है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से ऐसा नहीं हुआ है। ये एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन का कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंस जो है वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेशन हुआ है। ओके, ना कि ग्लोबल कल्चर नहीं बना। तो ग्लोबल कल्चर के नाम पे वेस्टर्न कल्चर ही हुआ है, जैसा कि कपड़े में, ये बातचीत, म्यूज़िक, खाना पीना, सब चीज़ में वेस्टर्न का ही डोमिनेशन है। तो इसे बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजीमोनी। ठीक है। इसे ये कहते हैं कि ये सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेजीमोनी। आप इंडिया में रहेंगे, आप श्रीलंका में रहेंगे, आप अफगानिस्तान में, आप नेपाल में, भूटान में, लेकिन आपकी सोच, आपका खाना पीना में वेस्ट का डोमिनेशन रहेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन से कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। तो कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी
जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी है उसका इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा होता है समाज में। तो ये हम देखते हैं कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन से। और इससे नेगेटिव पार्ट ये है कि दुनिया में जो डाइवर्सिटी है वो श्रिंक होती जा रही है। ओके, तो वेस्ट का ज़्यादा ये रहेगा उसका कल्चर का, तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ अपना कल्चर को खो जाएंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसके पॉजिटिव में ये बोला जाता कि नहीं नहीं, ऐसा देखो, कल्चर इज़ नॉट ऑलवेज स्टैटिक, कल्चर इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप आज का जो कल्चर है इसका भी इवॉल्व हुआ है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ वन वे ट्रैफिक। कल्चर में आप भी लेते हैं चीज़ें और आप देते भी हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ओके, तो मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं, तो ये कल्चरल हेटेरोनिज्म बोला जाता। ठीक है, तो होमोजिनिटी बोले तो सिंगल डोमिनेशन, और यहाँ पर कल्चरल हेटेरोजिनिटी की भी बात है। कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं। ओके, रेयरली वन वे नहीं होता कल्चर करके यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल भी बोला जाता है। ओके, तो मोस्टली इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये बोला गया, और जो डिफेंड करते हैं कल्चरल हेटेरोजिनिटी को वो ग्लोबलाइजेशन को ये भी करते हैं कि पॉजिटिव एंगल में भी उसे बोलते हैं। अभी इंडिया और ग्लोबलाइजेशन ये टॉपिक देखेंगे कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ। जैसा कि 4 फ्लोस में जो बोला था, कैपिटल, कमोडिटी, आइडिया, पीपल, ये तो बहुत ज़माने से इंडिया में चलते आ रहा है। कॉलोनियल पावर इस पीरियड में क्या हो रहा था कि हमारा गुड्स, ये कमोडिटीज़, यहाँ से मेनली रॉ मटेरियल्स को हम भेजते थे। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कॉटन, ओके, सिल्क, जो स्पाइसेस, ओके, जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स यहाँ पर बनाया नहीं जाता था, बल्कि यहाँ से लेके जाके बना के वापस इंडिया में लाके बेचा जाता था। तो उस वक्त हमने ये किया, लेकिन आज़ादी के बाद हमने सोचा कि ये गलत है, ऑफकोर्स गलत है, हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो बेसिकली हम खुद बनाना शुरू किए। ठीक है, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्फ अदर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। तो इससे एक चीज़ ये भी हुआ कि हम इंपोर्ट को भी नहीं लिए। ओके, हम बाहर भी चीज़ों को नहीं बेचे, पॉपुलेशन भी हमारा ज़्यादा था, ये एक प्रोटेक्शनिज्म एक चीज़ आ गया था। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं होता था और हम ज़्यादा इंपोर्ट भी यानी कि नहीं करते थे। ठीक है, वी डिड नॉट अलो, डिसाइडेड नॉट टू अलो अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, यानी कि ऐसा हमारा इंपोर्ट हम ज़्यादा नहीं करें। ओके, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो चीज़ें हो रही हैं, तो ताकि हमारा माल जो इंडिया में बनाया गया वो यहाँ पर बेचा जाए। ठीक है, यानी कि फॉरेन का माल अगर आ जाता है, गुड्स वगैरह, तो कंपटीशन हो गया, अच्छा माल है, अगर वो सस्ता आ गया तो लोग वो ले लेंगे। तो इसलिए हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी हम थोड़ा बना के रखे थे, इतना ज़्यादा फॉरेन को ओपन नहीं करे। अब इससे नुकसान भी हुआ है। ये प्रोटेक्शनिज्म कॉन्सेप्ट से यह हुआ कि हमारे मेन हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ऐसे सेक्टर भी स्लगिश हो गया और हमारा ग्रोथ उतना नहीं था। अनलेस एंड अनटिल 1991 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के वक्त पे हमारा मेन भी एक बड़ा चेंज आता है इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए। तो 1991 में हम डीरेगुलेट करते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारे चीज़ें, LPG जिसे हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए हमारा मार्केट्स ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया का एक ग्लोबलाइजेशन के साथ एक संबंध कैसा है। तो बेसिकली पहले से रॉ मटेरियल वगैरह देते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने थोड़ा उसे क्या कर दिया, हमारे ही सेल्फ सस्टेनेबल एक मॉडल बनाना करके बोल के यहाँ पर ही बना के इसको यूज़ करते थे और फॉरेन के साथ ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट नहीं करें। ठीक है, लेकिन उसका 40-50 साल के बाद वो मॉडल में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया, जॉब्स नहीं बने, बहुत सारे सेक्टर्स डाउन में थे। तो बेसिकली हमको 1991 में हम ओपन कर दिए हमारे मार्केट को और उसके बाद तरक्की आने लगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो गया। रेसिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन को ये भी है। सी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का रेसिस्टेंस लेफ्ट पार्टीज भी करते हैं, राइट पार्टीज भी करते हैं। आप जानते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लेफ्ट भी आते हैं, राइट भी आते हैं, तो इन दोनों का ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एंगल है। लेकिन क्या पॉइंट बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेफ्टी ये कहते हैं कि लेफ्टिस्ट पार्टी ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से अमीर अमीर होते जाता है और गरीब गरीब होते जाता है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मार्केट को ओपनली छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये कहते हैं कि वीकनिंग ऑफ द स्टेट हैज़ लेड टू रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। तो गरीबों की जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का वो जो है क्षमता स्टेट के पास कम हो गई है, बिकॉज स्टेट ही ग्लोबलाइजेशन में वीक हो रहा है।
करके, ये लेफ्ट का एजेंडा ये है, उनका जो पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को नुकसान हुआ है। ठीक है, यानी कि अमीर अमीर बनते जाता है, गरीब गरीब बनते जाता है, और गरीबों के लिए जो काम करना है वो कम हो रहा है, बिकॉज आज स्टेट के पास वो अधिकार ही कम हो चुका है। ये लेफ्ट का बोलने का है। वेराज राइट क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट अगर जानना है तो आप जानते हैं, ऑलरेडी हमने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में देखे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये कंट्रीज वगैरह हम लेफ्ट में लेंगे। वेराज राइट में अगर देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ओके, तो ये सब राइट विंग पार्टीज कहते हैं। इन लोगों का भी क्या है, ये भी समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट्स आते हैं। तो ये कहते हैं कि ये वीकनिंग ऑफ द स्टेट करता है, कौन सा, ये ग्लोबलाइजेशन स्टेट को वीक करता है, और ये चाहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोटेक्शनिज्म हो। तो ये राइट विंग भी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का के अफेक्ट से वो ये करता है, और उसे अगेंस्ट करना है जहाँ जहाँ तक वो कर सके। और कल्चरली अगर देखेंगे तो ट्रेडिशनल कल्चर ये ख़राब हो जाएगा करके इनका मानना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वैलेंटाइंस डे हो गया या कपड़ों के ऊपर वगैरह चर्चा होती है, तो ये भी राइट विंग पार्टीज ही ज़्यादा करते हैं। और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स अगर देखेंगे तो नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी दुनिया भर में कर रहे हैं, और दे आर नॉट अपोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज दुनिया में कोई ग्लोबलाइजेशन को टोटली अपोज नहीं कर सकता, लेफ्ट हो या राइट हो, उसमें छोटे पॉइंट्स को अपोज कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, इट इज़ अ रियलिटी, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रियलिटी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कोई एक पार्ट को अपोज करते हैं, जैसा कि WTO, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या IMF हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। तो ये सब चीज़ें जैसा काम करते हैं तो उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, सिवा ग्लोबलाइजेशन एज द होल ख़राब करके कोई नहीं बोल सकता। तो आज यही हो रहा है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी क्या करते हैं, दुनिया भर में कोई एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ बात करते हैं, ना कि एंटायर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं बात करते। मिनिस्टर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करके इसके खिलाफ बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ये नुकसान हो रहे हैं। और ऐसा ही वर्ल्ड सोशल फोरम है जिसमें एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें बोला जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट क्वार्टर से ये आया है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला हूँ, लेफ्ट भी इसमें जो नुकसानात है उसको बोलता है, और राइट भी बोलता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन से लेके फार्मर इंटरेस्ट से लेके ये सब लोग इसमें जब जब प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कफोर्स ग्लोबलाइजेशन वगैरह आने से क्या होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गई, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वक्त पे ट्रेड यूनियंस आके प्रोटेस्ट करते हैं, और फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि मैंने बोला, जब सीड्स बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, सब्सिडी कम हो जाती है, ये नहीं मिलता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, तो ऐसे चीज़ों में फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जब इसमें आना चाहते हैं कमोडिटीज़ बेचने में, एग्रीकल्चर में, तो उसके खिलाफ ये बात करते हैं। और इंडिया में अगर देखेंगे तो नीम ट्री जो है, जिसका पैटेंट अमेरिकन यूरोपियन फर्म्स ले रहे हैं, तो ऐसी बात आ रही, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में राइट में अगर देखेंगे तो फॉरेन टीवी के चैनल्स के खिलाफ, वेरियस कल्चरल फोरम्स के खिलाफ भी बात होती है, जैसा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन हो, और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हो, तो ये सब चीज़ों के खिलाफ इंडिया में बहस हो रही है। तो ये है इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो एज अ होल ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीटली सही या तो गलत करके हम नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स ऑन दी प्लेटफॉर्म, इट डिपेंड्स ऑन दी सिनेरियो, और पॉइंट में देखना है हमको, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, उसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका कल्चरल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड। विद दिस वी कंक्लूड द एंटायर CUT UG पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। और 2 बुक्स हमने कंप्लीट किया है। पहला है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें एंटायरली हमने कंप्लीट किया, और ये है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।